पिछले वाले क्लास में हमारा जो चैप्टर है साउंड वो हम लोग शुरू कर चुके थे और उसका जो डेफिनेशन है खास करके साउंड का वो हम लोग भी जान चुके थे। और साउंड में सबसे पहला टॉपिक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन ऑफ साउंड ये भी जान चुके थे। हालांकि पिछले वाले क्लास में यानी कि कल हम लोग जो भी बात किए थे वो साउंड का बेसिक सा बात था, है ना। मतलब वहां तक तो आप एक बार पढ़ के भी समझ जाते हैं, लेकिन आज से जो है हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहीं से, और यहीं से जो आपका लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए, मतलब कि यहाँ से आपका जो लेवल है वो थोड़ा सा कठिन होने वाला है, लेकिन हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक का नाम है सबसे पहला आपका प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। अच्छा, प्रोपेगेशन के बदले में ना यहाँ पे एक वर्ड आप लिख सकते हैं। प्रोपेगेशन का मतलब होता है ट्रैवल करना, पहुंचना, जाना। तो प्रोपेगेशन के बदले में यदि आप लिखना चाहें तो ट्रैवलिंग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोपेगेशन के बदले में यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, तो अब क्या बन जाएगा हमारा ट्रैवलिंग ऑफ साउंड। मतलब ये हो गया कि साउंड किस प्रकार से ट्रैवल करता है। जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो जो मेरा वोकल कॉर्ड है दोनों वो वाइब्रेट हो रहा है अंदर में, तभी मेरा आवाज निकल रहा है और आपके कान तक पहुंच पा रहा है और आप उसको सुन पा रहे हैं। लेकिन ये ट्रैवल कर कैसे रहा है? मीडियम एयर है, लेकिन कैसे जा रहा है ना, मेरा आवाज कैसे वहां तक पहुंच जा रहा है, इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, ट्रैवलिंग ऑफ साउंड के बारे में, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला बात करेंगे हम लोग आज इसके बारे में। यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, ये चीज आपका नोट्स में भी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है वो हम बताना चाहेंगे, और वो चीज आपके बुक में भी है, ठीक है ना। उसको आप एक बार पढ़ के देखेंगे तो आपको वो चीज मिल जाएगा। चलिए सबसे पहला हम लोग बात करते हैं, चूंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे जो दो डायग्राम दिख रहा है, मानो तो ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जो बात है वो बस दो डायग्राम में छुपा हुआ है, जो कि बहुत सिंपल लग रहा है देखने में डायग्राम, है ना। तो बहुत ध्यान से उस दोनों डायग्राम को हम लोग समझेंगे क्या है वो क्या कहना चाह रहा है ना। दोनों डायग्राम लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे मीडियम क्या होता है। सबसे पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग, तो हर एक चीजों को बारीकी से देखते हुए चलेंगे, और जो ये चीज यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है वो हम आपको बताएंगे, और वो चीज आपको सेम टू सेम एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। देखिए लिखा हुआ है सबसे पहला कि द मैटर और सबस्टांस थ्रू विच साउंड इज ट्रेवल्ड इज कॉल्ड अ मीडियम। मतलब कि जो भी मैटर हो, मैटर मतलब कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, जो भी मैटर हो या फिर कोई भी सबस्टांस हो जिसके थ्रू साउंड ट्रैवल कर सकता है उसको हम लोग कहते हैं मीडियम। जैसे यदि हम अभी बोल पा रहे हैं और आप सुन पा रहे हैं, तो मेरे बोलने और आपके सुनने के बीच में मीडियम क्या है? एयर। तो ये हमारा क्या हो गया? एक मीडियम हो गया। कोई डाउट अब इसमें? क्यों हो गया ये? क्योंकि मेरे द्वारा बोला गया साउंड, निकाला गया साउंड आपके कान तक पहुंच पा रहा है, और वो एक मीडियम के थ्रू ही पहुंच सकता है, और उसी को हम लोग कहते हैं मीडियम। और यहाँ पे मीडियम हमारा क्या है? एयर है। एयर के थ्रू मेरा आवाज आपके कान तक पहुंच जा रहा है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ था। और ये जो है ना, एयर नहीं, कोई मैटर भी हो सकता है, मतलब कि कोई वस्तु भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने आपको कल एग्जाम्पल दिया था कि पहले के लोग ट्रेन का पता कैसे करते थे? पटरी के ऊपर अपना कान ऐसे सटाते थे और वो अंदाजा लगाते थे कि ट्रेन कितना दूर है। इसका मतलब कि पटरी हमारा क्या है? सॉलिड है, तो सॉलिड में भी हमारा साउंड ट्रैवल करता है। हमने एग्जांपल कल दिया था, सॉलिड में भी साउंड ट्रैवल करता है, लिक्विड में भी करता है, और गैस यानी कि एयर में भी ट्रैवल करता है। तो ये तीनों का तीनों हमारा क्या हो गया? मीडियम हो गया, जिसके थ्रू हमारा साउंड ट्रैवल कर सकता है। लेकिन साउंड ट्रैवल कैसे करेगा वही तो हम लोग आज बात करेंगे। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड का मतलब वही हुआ कि साउंड चले मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता तो है, लेकिन कैसे, है ना। चलो उसके बारे में हम लोग डीपली बात करेंगे। तो मीडियम का डेफिनेशन मिल गया क्या होता है आगे। तो मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मीडियम तीनों चीज हो सकता है। मीडियम, मीडियम मतलब वो होता है वो माध्यम, वो रास्ता या फिर कोई वो वस्तु जिसके थ्रू आवाज ट्रैवल कर सकता है, बस वही हो गया हमारा मीडियम, है ना। और वो मीडियम आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इसमें है इंटरेस्टिंग, वो है वैक्यूम। उसके बारे में बात करेंगे हम, है ना, उसके बारे में ही बात करेंगे वैक्यूम। लेकिन यदि मीडियम पूछा जाए तो आप ये तीन लिख सकते हैं। वैक्यूम तो एक एक्सेप्शन है, उसको भी हम लोग बात कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं।
यहां तक पढ़ने के बाद ना हम चाहेंगे कि ये जो वेव ये सब कुछ भी लिखा हुआ है आप थोड़ी देर बाद इसको पढ़ें, है ना। और हम अभी ये बताएंगे भी नहीं, क्योंकि यहां तक जो हमने आपको अभी बताया है यहां तक, इसके बाद हम एक अलग चीज बताना चाहेंगे जो कि यहाँ पे तो हम नहीं लिखे हैं, बहुत आसान सा चीज है, वो आपके एनसीईआरटी में है, एक बार आप उसको पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, है ना। ये मिलेगा कि साउंड ट्रैवल कैसे करता है, वो हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। मेरे हिसाब से यदि आप इसको एक बार ध्यान से सुन लिए, समझ गए, तो बुक में आप पढ़े ना पढ़े, एग्जाम में आए तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से। हालांकि यहां तक हम पहले इसलिए बताएं क्योंकि हम बार बार वर्ड जो है ना मीडियम इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए आपको पहले ही बता दिए कि मीडियम होता क्या है। और मीडियम हमारा तीनों हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों हो सकता है, ठीक है। अब यहां तक पढ़ने के बाद हम कुछ बताना चाहेंगे, वो सुनिए। उसके बाद कुछ देर के बाद हम आएंगे दोबारा इस टॉपिक पे, वेव पे, ठीक है ना। अब सुनिए वो बात क्या है। हालांकि हमारा साउंड तो सॉलिड से भी ट्रेवल करता है, लिक्विड से भी करता है, गैस से भी करता है, हम तीनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो है हमारा एयर। एयर के थ्रू साउंड कैसे ट्रेवल करता है वो हम लोग सबसे पहले आज बात करेंगे, ठीक है ना। और अभी वो भी यहां तक पढ़ने के बाद, अभी जो हम बोल रहे हैं वो है, उसके बाद आएंगे इस पे, ठीक है ना। अब समझिए ध्यान से। पिछले वाले क्लास में आपने ये जाना कि साउंड जो है प्रोड्यूस होता है किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, और वाइब्रेट का मतलब हमने आपको बताया था टू एंड फ्रो मोशन, मतलब कि बहुत तेजी से ऊपर नीचे करना या फिर बहुत तेजी से आगे पीछे करना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। और ये किसमें आपको देखने को मिलेगा, हर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। तो साउंड कब प्रोड्यूस होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा, है ना, ये हम लोग तो कल जान चुके थे। अब बात करते हैं कि कोई भी साउंड जब प्रोड्यूस होता है तो आपके कानों तक वो कैसे पहुंचता है, आप उसको कैसे सुन पाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, एकदम मजेदार तरीके से सुनिएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब होता क्या है, पहले हम एक बार प्रैक्टिकली बताते हैं, उसके बाद आएंगे इस पहले वाले डायग्राम पे। ये हो गया आपका पहला वाला डायग्राम और ये हो गया आपका दूसरा वाला डायग्राम। ये दोनों डायग्राम ना बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ कहता है, इसके बारे में आज हम लोग पूरा डीपली डिस्कस करेंगे। देखिए, कितने लोग ये मानते हैं कि हम लोग यदि अभी यहाँ पे हैं तो पूरी तरीके से ये रूम जो है ना हवा से भरा हुआ है, कितने लोग मानते हैं। इसमें मानने वाली क्या बात है भाई, फैक्ट है कि नहीं, पूरी तरीके से हवा भरा हुआ है। और ये भी कितने लोग मानते हैं कि हवा है तो हवा भी एक छोटा सा पार्टिकल होता है, ये भी कितने लोग मानते हैं। अरे भाई पार्टिकल होता है कि नहीं होता है, हवा बिल्कुल होता है, मतलब कि एयर भी एक मैटर है, और मैटर का डेफिनेशन क्या बताया था हमने, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर नोन एज मैटर। तो हवा भी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और हवा के पास भी मास होता है, लेकिन इतना मास कम होता है कि हमको पता ही नहीं चलता, है ना। तो हवा हमारे चारों तरफ है, ये आपको, आप एग्री करते हैं इस चीज से, पहला बात ये। दूसरा बात, चूंकि हवा चारों तरफ है तो हमारे चारों तरफ बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स भी हैं, ये भी आप मानते हैं, यानी कि हमारे चारों तरफ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। और वो पार्टिकल्स हो सकता है थोड़ा बहुत डस्ट भी हो, हवा भी हो, है ना, धुआं भी हो, स्मोक भी हो, फॉग भी हो, ये सब चीज हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी आप ये सारे चीज को नेग्लेक्ट कर दीजिए, बस आप ये मानिए कि आपके चारों तरफ सराउंडिंग में जो भी आप बैठे हुए हैं अभी, इसके चारों तरफ हवा है और हवा का छोटा छोटा सा पार्टिकल्स है, ठीक है ना। अब साउंड आपके तक पहुंचता कैसे, देखिए ध्यान से। हम बोल रहे हैं तो मेरा वोकल कॉर्ड यहाँ पे जो है वो वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है तो आवाज निकल रहा है, क्योंकि साउंड कैसे निकलेगा, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से ही निकलेगा। समझिएगा ध्यान से, बहुत प्रैक्टिकली है ये, बहुत आसान भी है। तो साउंड यहां से निकल के बाहर आया, है ना। और चूंकि हर जगह पर हमारे चारों तरफ एयर है, तो एयर किस प्रकार से मालूम है, एक लेयर के रूप में। एक लेयर एयर का यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठवां यहाँ, ऐसे 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 बहुत लेयर ये फैला हुआ है। हम तो फिर भी बहुत बड़ा बड़ा बता दिए, वो बहुत छोटा छोटा एक लेयर लगा हुआ है। जैसे यदि हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ से हो सकता है कि मेरे से और आपके दूरी तक, इन दोनों के बीच में ही लाखों करोड़ों एयर का लेयर आपको देखने को मिला, छोटा छोटा। आप नहीं देख पाएंगे उस चीज को, लेकिन महसूस कीजिए, क्योंकि चारों तरफ एयर भरा हुआ है तो कितना भी लेयर हो सकता है ना। अब इसमें होता क्या है ना, जब हमारा ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेट कर रहा है तो साउंड निकलेगा बाहर,
क्योंकि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। अब जब ये साउंड हमारा यहाँ पे लीप पे आया तो इसके बगल में ही हमारा क्या है, एक एयर का लेयर है, एक परत है, एक चादर है, एक तरीके से कह सकते हैं हवा का, और हवा के छोटे छोटे से पार्टिकल्स का एक चादर है इस तरीके से। अब ये चादर क्या करता है ना, यानी कि ये एयर का पार्टिकल क्या करता है ना, मेरे से इसमें जाएगा एनर्जी, क्योंकि आपने कल बात किया था कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो साउंड क्या एक एनर्जी है। तो मेरे द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस किया गया वो एक एनर्जी है, वो एनर्जी किसको चला गया, एयर के पार्टिकल्स को चला गया। अब जैसे ही उस एयर के पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगा वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, और जैसे ही वो वाइब्रेट करेगा वो उसके अगले वाले लेयर को धक्का मारेगा, हाँ एक दूसरे को डिस्टर्ब करते चलेगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, और भी इसमें बहुत कुछ है। तो जैसे ही मेरे यहाँ से आवाज यह मेरे लिप्स पे आया तो लिप्स के बगल में ही ये क्या है, एयर, हवा का एक लेयर है, और वो लेयर पूरी तरीके से किससे मिलकर बना हुआ है, एयर के बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल से। और जैसे ही ये मेरा साउंड एनर्जी, अब हम साउंड नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे एनर्जी, क्योंकि एनर्जी ही तो है हमारा एक साउंड, है ना। तो मेरा एनर्जी इस लेयर में जितने भी पार्टिकल्स मौजूद थे उनको मिल गया, और जैसे ही मेरा एनर्जी इनको मिलेगा ये वाइब्रेट करना शुरू करेगा, वाइब्रेट एकदम बहुत तेजी से, क्योंकि हम इधर से बोल रहे हैं तो ये बहुत तेजी से ऐसे वाइब्रेट करेगा, और ये इतने तेजी से वाइब्रेट करेगा कि इसका अगला वाला जो लेयर होगा, जैसे ये पहला लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया, इतने तेजी से वाइब्रेट करेगा कि इनको भी ये मजबूरन वाइब्रेट करवा देगा। तो मेरा एनर्जी इसमें चला गया, इसका एनर्जी इसमें चला गया, फिर इसका एनर्जी उसमें जाएगा, यानी कि बार 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 मेरा एनर्जी ट्रांसफर होता रहेगा लेयर टू लेयर। अब होता क्या इसमें, एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे पहले वाले लेयर के पास जब मेरा एनर्जी गया, ये वाइब्रेट किया, वाइब्रेट करके ये एनर्जी अपना ट्रांसफर किसको कर दिया, अगले वाले लेयर को, फिर ये क्या कर दिया, उसके अगले वाले को, फिर उसके अगले वाले को। लेकिन यहाँ पे ना जो हमारा पहला वाला लेयर था वो वाइब्रेट किया, उसको एनर्जी ट्रांसफर कर दिया, लेकिन ट्रांसफर करके ये दोबारा अपने एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा। अब एनर्जी इसके पास चला गया, ये वाइब्रेट करेगा बहुत तेजी से, ये अपना एनर्जी आगे वाले को दे देगा, लेकिन ये खुद अपने दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएगा जिस पोजीशन पे ये पहले था, है ना। मतलब यहाँ पे ये होता है कि हमारा एनर्जी पहले लेयर को ट्रांसफर होता है, वो दूसरे को ट्रांसफर करता है, वो तीसरे को करता है, चौथे को करता है ना, जाके ट्रांसफर करता है कि लो भाई मेरा एनर्जी तुम ले लो, अब तुम उधर भागो, फिर वो कहता है कि अब तुम आगे भागो, किस प्रकार से, लेकिन वो फिर एनर्जी अपना दे के दूसरे को अपने एक्चुअल पोजीशन पे वो आ जाएगा, है ना। और इस वजह से क्या होता है, इस वजह से हर लेयर इस तरीके से भागता है ना, और इस तरीके से भागने के वजह से मेरा एनर्जी यानी कि मेरा आवाज आपके कानों तक पहुंचता है। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या यहाँ का लेयर मेरा एनर्जी लेके आपके कान तक गया, या फिर ये लेयर अगले वाले लेयर को एनर्जी ट्रांसफर करके गया, ट्रांसफर करके गया। क्योंकि याद रखिएगा मेरे यहाँ पे जो एयर का एक बहुत बड़ा लेयर है, जो परत है, वो तो यहीं पे रहेगा, बस ये कुछ दूर जाके अगले वाले लेयर को अपना एनर्जी दे देगा कि भाई लो अब तुम्हारा काम चालू, और ये दोबारा अपने एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा। फिर ये अगला वाला दूसरे को जाके देगा एनर्जी, फिर वो अपने एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा। ये लगातार चलते 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 आपके कानों तक पहुंचता है। आपके कान के पास भी एक लेयर का परत है, एयर का परत है, लेयर है, तो वहां तक जाएगा, फिर आपको आवाज सुनाई दे देगा। इसी प्रकार से हमारा होता है। तो इस बात को याद रखिएगा, कभी भी पार्टिकल्स आवाज को लेकर नहीं जाता है, बस वो एनर्जी ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। हाँ यहाँ तो एयर मीडियम हो गया, हाँ तो सर मतलब कोई पार्टिकल अपने एक्चुअल पोजीशन में वापस देखो इसका मतलब यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे केवल पार्टिकल्स का काम ये है कि उसके पास एनर्जी गया, वो एनर्जी अपने पास रख नहीं सकता, वो दूसरे को देगा, फिर वो दूसरे को देगा, फिर वो अपने एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा, तभी तो उसको दोबारा मिल पाएगा। जैसे मान लीजिए यदि हम कुछ बोले और ये वाला पार्टिकल उठ के आपके कान तक चला गया, तो ये मीडियम पूरा खाली, तो क्या कुछ बोलेंगे तो सुनाई पड़ेगा, दोबारा नहीं सुनाई पड़ेगा। इसलिए वो दोबारा अपने एक्चुअल पोजीशन पे आता है, क्योंकि उसको आगे भी काम करना है ना। तो ये तरीका तो हमने आपको बता दिया। अब वही चीज हमारा यहाँ पे भी होता है। पहला वाला आप देखिए क्या है, पहले वाले में ये है कि
ये हमारा क्या एक साउंड बॉक्स मान लीजिए आप, है ना। तो ये साउंड बॉक्स अभी ये चालू है, ऑन है, तो ये साउंड इधर प्रोड्यूस करेगा। तो ये सारा का सारा हमारा क्या मान लीजिए, एक एक करके एयर का लेयर मान लीजिए, है ना। तो ये पहला लेयर, दूसरा, तीसरा, यहाँ यानी कि साउंड बॉक्स से लेकर मेरे कान तक पूरी तरीके से क्या है, लेयर है हवा का, है ना। अब जब ये चालू होगा तो ये वाइब्रेट शुरू हो जाएगा, वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और जब ये वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से क्या निकलता है, साउंड, यानी कि एनर्जी निकलता है। तो ये अपना एनर्जी इस पहले लेयर को देगा। ये पहला वाला लेयर आगे बढ़ेगा, पहला वाला लेयर आगे बढ़ेगा और अपना सारा का सारा एनर्जी इसको दे देगा, ठीक है ना। और उसको दे के, उसको सारा एनर्जी अपना दे के, और ये दोबारा अपने एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। एनर्जी दिया, एक्चुअल पोजीशन पे वो दोबारा अपना लौट गया। फिर अब ये वाला क्या करेगा, ये वाला अपना एनर्जी इसको देगा, ये वाला अपना एनर्जी इसको देगा। फिर ये एनर्जी देके फिर ये भी अपने एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। अब तो समझ में आ रहा होगा। फिर ये वही काम करेगा, फिर ये ऐसा काम हमारा लगातार चलता रहता है, और ये फिर हमारे कानों तक आवाज आ जाता है। तो आपके कान तक जो आवाज आ रहा होता है ना, वो एक्चुअल में आवाज नहीं है, वो एक प्रकार का एनर्जी है जिसको कि आप सुन पाते हैं। समझ गए। तो यही काम हमारा जो है हमारे सराउंडिंग में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अच्छा, इस चीज को ना थोड़ा सा हम और एलेबोरेट करके ये बताना चाहें तो जैसे आपके क्लास में यदि कोई, सब शांत है, ठीक है ना, और कोई एक बच्चा या फिर एक कोई टीचर बोल रहे हैं, तो आपको उसका आवाज बिल्कुल क्लियर सुनाई पड़ता है ना। लेकिन जब क्लास में बहुत हल्ला हो रहा होता है तो क्या आप किसी के भी आवाजों को क्लियरली सुन पाते हैं? नहीं सुन पाते। क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि उस समय पे हर एक प्रकार के आवाज आ रहे हैं, पहला बात तो ये। और दूसरा बात कि हर लेयर अपने आप में टकरा रहा है। जैसे हम बोलेंगे, आप भी बोलिएगा, ये भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे, सब बोलेंगे, तो पूरा लेयर भरा हुआ है, परत भरा हुआ है एयर का, तो हर कोई एक दूसरे में टकराना शुरू हो जाएगा, और इतना ज्यादा वो टकरा जाएगा कि मिक्स हो जाएगा, हमको आवाज ही नहीं पता चलेगा क्लियर कौन क्या बोल रहा है ना। इसीलिए जब हल्ला हो रहा होता है क्लास में या फिर कहीं पे भी, हमको किसी का भी आवाज क्लियर सुनाई क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हर कोई अपना कुछ कुछ ना बोल रहा होता है, यानी कि कुछ ना कुछ तो वो बोल रहा होता है, पहला बात ये। और दूसरा बात ये कि हर एक लेयर, ये तो यदि एक आदमी कोई बोले तो साफ से सुनाई पड़ जाएगा, लेकिन कोई एक इधर से भी बोल रहा है, कोई एक इधर से भी बोल रहा है, कोई नीचे से भी बोल रहा है, कोई उधर से भी बोल रहा है, तो इसमें क्या होगा, हर एक लेयर अपने आप में टकरा जाएगा, समझ ही नहीं पाएगा आदमी क्या हो रहा है। इसी वजह से हम लोगों को जब भी शोरगुल होता है, हल्ला उल्ला होता है, तो हमको कोई भी क्लियर आवाज सुनाई नहीं पड़ पाता है। कारण यही है ना। तो इसी प्रकार का जो हमारा लेयर का, इसको एनर्जी ट्रांसफर करना, फिर इसको करेगा, फिर वो एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा, फिर वो अपने एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा। इसी प्रकार का हमारा सिस्टम चलता रहता है, चलते 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 आवाज आपके कानों तक सुनाई पड़ जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि पार्टिकल्स आपके इस यहाँ का जो पार्टिकल्स है, ये वाला पार्टिकल एनर्जी को लेके आपके कान तक नहीं जाता है, बल्कि ये वाला उसको प्रोवाइड करेगा, फिर अगले वाले को, फिर अगले वाले को, ऐसे चलता है ये चीज। अब तो कोई डाउट नहीं, अब आपको मालूम चलेगा कि साउंड किस प्रकार से आपके कानों तक पहुंचता है। कोई समस्या भी इसमें? यहां तक में तो कोई समस्या नहीं। और जो हमने अभी ये डिक्टेट किया यहाँ के बताने के बाद, अभी ये सब चीज आपके बुक में लिखा हुआ था, है ना। अब हमको लगता नहीं है कि अब उसको पढ़ने की भी जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि आप ऐसे बता दोगे। यदि आपसे आप पूछे कि साउंड किस प्रकार से ट्रेवल होता है, तो सबसे पहला आपको ये बताना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट यही है, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझ लो बस, काम चल जाएगा। जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, यानी कि ये साउंड जब वाइब्रेट करेगा, तो इसके आसपास जो भी एयर के पार्टिकल्स रहेंगे वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा, यानी कि उसके पास एनर्जी आ गया। अब वो इतना जोर से वाइब्रेट करेगा कि वो अपना एनर्जी अगले वाले को दे देगा, अगले वाले को प्रोवाइड करके वो दोबारा अपने जगह पे आ जाएगा, फिर अगला वाला और अगले वाले को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, फिर वो अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये कंटिन्यूज लगातार चलता रहता है तब तक जब तक कि वो आवाज आपके कान तक पहुंच ना जाए। यही चीज आपके बुक में लिखा हुआ था। इतना बड़ा यदि हम लिखने लगते हैं ना तो पूरा बोर्ड भर जाता, ये भी नहीं लिख पाते हम, है ना। इसीलिए हमने कहा कि यहाँ तक इंपॉर्टेंट था, इसके बाद जो हमने अभी डिक्टेट किया वो आपके बुक में है ना। देखना चाहो तो आप देख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से यदि आप समझ गए हैं तो अब आप लिख भी देंगे। कोई डाउट अब इसमें? चलिए अब दोबारा आते हैं यहाँ पे।
तो ये वाला डायग्राम क्लियर हो गया पूरी तरीके से। ऐसा ही हमारा ये लगातार चलता रहता है और यहाँ पे आपका गान है, यहाँ पे आपको सुनाई पड़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा वेव। वेव हमने कल बताया था कि बहुत है इसके बारे में, तो हम लोग पूरा बात करेंगे, लेकिन आज भी वेव के बारे में हम पूरा बात नहीं करेंगे। वेव का डेफिनेशन समझेंगे, वेव क्या होता है, कैसे काम करता है ना, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, क्योंकि वेव का कॉन्सेप्ट अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है ना, क्योंकि आगे वाला टॉपिक हमारा कुछ वही है लगातार, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन वेव के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस, अ वेव इज अ disturbance that moves through a medium when the particles of the medium set adjacent particles into motion। adjacent का मतलब होता है पड़ोसी वाला। जैसे ये लेयर है, इस लेयर का पड़ोसी कौन होगा, अगला वाला। इसका लेयर को पड़ोसी कौन होगा, ये होगा। इसका ये, इसका ये, इसका ये, यानी कि adjacent का मतलब एक दूसरे के पड़ोसी वाला, यानी कि एक दूसरे के सटे सटे, है ना। तो वेव का मतलब क्या होता है, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस। बस यही तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही तक बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव सिंपली एक डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस का मतलब, डिस्टर्ब का मतलब परेशान करना, परेशानी है ये चीज। क्या है, जैसे देखो यहां पे आपने, अच्छा चलो वेव को ना ऐसे आप समझो, वही कल वाला एग्जांपल लेते हैं। तालाब था हमारा, बिल्कुल शांत पानी था, मतलब कि पानी अभी कैसा है, शांत है एकदम पूरी तरीके से, जरा सा भी उसमें हलचल नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने एक पत्थर मारा, उस पानी में हो गया हलचल। अब जब हलचल हुआ तो आपको क्या देखने को लग रहा है, ऐसे ऐसे करके पानी जो है हमारे किनारे तक पहुंच रहा है। तो पानी तो पहले शांत था, आपने उसमें एक पत्थर मारा, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, और डिस्टर्बेंस को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वेव कह रहे हैं। और आप देखते हो ना पानी में ऐसे ऐसे होता है, तो वो वेव है, और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, डिस्टर्बेंस। कोई डाउट अब इसमें? अब आ जाते हैं दोबारा फिर से। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स, एक डिस्टर्बेंस है जो कि दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम, जो कि एक मीडियम के थ्रू मूव करता है, जो कि एक मीडियम के थ्रू मूव करता है। व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सेट एडजेसेंट पार्टिकल्स इनटू मोशन। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आप एग्जांपल ये वाला देखिए, ये पहला हमारा जो है ना लेयर है हवा का, फिर ये दूसरा लेयर है, फिर ये तीसरा है, फिर ये चौथा है। तो ये वाला लेयर अपना एनर्जी इसको देगा, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, है ना। ये एनर्जी अपना उधर दिया, फिर वो अपने पोजीशन पे आ गया। तो यहां से ऐसे जाना, फिर दोबारा अपने पोजीशन पे आना, दिस इज नोन एज वेव। या फिर आप ऐसे समझ लो, पानी में आप जो देखते हो वेव इस प्रकार का, इसी को हम लोग कहते हैं वेव। और ये कब होगा, ऐसा ऐसा वेव कब होगा, जब पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। और जब पार्टिकल्स मूव ही नहीं करेंगे तो क्या वेव कभी क्रिएट होगा? आप शांत पानी में पत्थर ही नहीं मारोगे तो कभी वेव क्रिएट होगा? नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि वेव तभी क्रिएट होता है, डिस्टर्बेंस तभी क्रिएट होता है जब उस मीडियम का पार्टिकल्स मूव करना शुरू करता है। अब कोई समस्या है इसमें? तो इस प्रकार का जो मूवमेंट आपको पानी में देखने को मिलता है, इस प्रकार का, इसी को हम लोग कहते हैं वेव। हो गया, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड। हर एक पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्व्स बट द डिस्टर्बेंस, यानी कि डिस्टर्बेंस यानी कि वेव, डिस्टर्बेंस यानी कि वेव। देखो ये पॉइंट यदि समझ गए ना तो बहुत लंबे चीजों को समझ जाओगे। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, यहां पे मीडियम हमारा क्या था, एयर। चलो, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्व्स, यानी कि ये जो पार्टिकल आपको दिख रहा है ये खुद आगे नहीं बढ़ता है, ये खुद आगे नहीं बढ़ता है, फिर बढ़ता क्या है आगे, बट द डिस्टर्बेंस इज कैरिड फॉरवर्ड। पार्टिकल्स आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन आगे बढ़ता क्या है, फिर डिस्टर्बेंस यानी कि वेव आगे बढ़ता है। ये पार्टिकल यहां से अपना एनर्जी इसको दिया, फिर अपने पोजीशन पे आ गया, तो ये आगे कहां गया, ये तो फिर अपने जगह पे वापस ही आ गया। ये आगे गया क्या, नहीं गया। तो फिर आगे गया क्या, वेव गया। मतलब कि ये अपना एनर्जी ऐसे गया, चलो ऐसे मान लो यहाँ पे एयर का सेकेंड लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है, मेरा हाथ मान लो ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है, ये सेकेंड लेयर एयर का, और ये एयर का फर्स्ट लेयर। तो ये हमारा ऐसे गया, इसके पास अपना एनर्जी दिया और दोबारा ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये तो अपने पोजीशन पे आ गया, इसके पास अब एनर्जी आ गया,
अब ये दूसरे के पास जाएगा, फिर ये अपने पोजीशन पे से आ जाएगा, है ना। तो क्या पार्टिकल्स आगे गया क्या? नहीं। फिर आगे गया क्या? वेव गया। यानी कि इस प्रकार का जो मूवमेंट आप देख रहे हैं यही तो आगे चलता जाता है ना, और इसी प्रकार के मूवमेंट को हम लोग कहते हैं वेव। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ था कि द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्व्स, पार्टिकल अपने आप आगे नहीं जाता है, फिर आगे जाता क्या है, बट द डिस्टर्बेंस इज कैरिड फॉरवर्ड, तो डिस्टर्बेंस आगे जाता है। यानी कि इस प्रकार का जो मूवमेंट है वो हमेशा आगे बढ़ता चला जाता है, और इसी प्रकार के मूवमेंट के थ्रू आपको आवाज भी सुनाई पड़ता है। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है मैकेनिकल वेव का मतलब साउंड वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। मतलब ये हो गया, नहीं समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं। एक और यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स मैकेनिकल वेव्स आर वेव्स दैट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मतलब ट्रैवल करना, ट्रैवलिंग करना। तो मैकेनिकल वेव का मतलब होता है वो वेव जो कि होने के लिए एक मीडियम को खोजता है। अच्छा, यहां पे जो हमारा वेव होगा उसके लिए मीडियम क्या है? एयर। तो ये हो गया हमारा एक मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव तो आप जब भी हम अभी फिलहाल वेव बोले ना तो ये वाला स्ट्रक्चर अपने दिमाग में लाइए। तो मैकेनिकल वेव का मतलब यहाँ पे ये है कि मैकेनिकल वेव एक वैसा वेव है जो तभी प्रोड्यूस होगा जब मीडियम में कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। जैसे इसमें पार्टिकल्स हमारा एयर का पार्टिकल्स था, तो इसमें हमारा मीडियम में क्या है? एयर का पार्टिकल प्रेजेंट है, तो इसमें हमारा वेव इस प्रकार का क्रिएट होगा। इसी को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव। या फिर आप इसको ये भी इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मैकेनिकल वेव तभी क्रिएट होगा जब मीडियम में पार्टिकल्स हो। अच्छा, अब जब मीडियम में पार्टिकल्स होगा ही नहीं तो क्या मैकेनिकल वेव आपको देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा। उस वाले केस को हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूम में। वैक्यूम एक ऐसा जगह होता है जहां पे कि पार्टिकल्स होता ही नहीं है। अब आपके मन में सवाल आ गया होगा कि सर जब पार्टिकल्स है ही नहीं तो फिर साउंड ट्रैवल कैसे करेगा? यहाँ पे तो पार्टिकल्स हमारा एयर है तो ट्रैवल कर जा रहा है, इसमें वेव क्रिएट हो जा रहा है। एक पार्टिकल दूसरे को धक्का मार दे रहा है, फिर वो अगले वाले को धक्का मार दे रहा है, लेकिन जब पार्टिकल्स रहेगा ही नहीं तो फिर वो साउंड ट्रैवल करेगा कैसे? इसी को हम लोग पढ़ेंगे वेव वाले कॉन्सेप्ट में, सॉरी वैक्यूम वाले में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैकेनिकल वेव का मतलब क्या हुआ? मैकेनिकल वेव का सीधा सा मतलब होता है कि वो वेव जो कि अपने आप को क्रिएट करने के लिए एक मीडियम खोजता है और उस मीडियम में पार्टिकल्स का होना जरूरी है, उसी को हम लोग कहेंगे मैकेनिकल वेव। वही यहाँ पे लिखा हुआ था। अब बात करते हैं कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन। हाँ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं दोनों के लिए ना ये वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम इन्हीं दोनों के लिए है। ठीक है ना, चलिए अभी जो हमने आपको बताया ये वाला डायग्राम, ये तो बहुत आसान तरीके से आपने समझ लिया है ना। बस इसी में थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है, वो है हमारा ये वाला डायग्राम। चल सुनो अब जरा ध्यान से, इसमें क्या कहा जा रहा है देखो। पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं क्या लिखा हुआ है। When the vibrating object moves forward, it pushes and compresses the air in front of it and creating a region of high pressure. This region is called a compression. मेरे हिसाब से ना आप एक बार इसको अपने से पढ़ो तो जरा देखो तो समझ में आता है। अपने से पढ़ो एक बार अपने से पढ़ो, समझ में आता है, जरा देखो। ये कंप्रेशन वाला भी, फिलहाल कंप्रेशन वाला पढ़ो, क्या लिखा हुआ देखो। हल्का फुल्का समझ में आ रहा होगा, कम से कम 30% भी तो समझ में आ ही रहा होगा, है ना। हाँ, when the vibrating object moves forward, हाँ आगे की तरफ यदि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस समय पे इट पुशेस एंड कॉम्प्रेसेस द एयर, आगे वाले एयर को ये पुश करेगा और कॉम्प्रेस करेगा, मतलब कि दबाएगा, प्रेस भी करेगा और दबाएगा भी, यानी कि धकेलेगा भी और अपने आप में इसको समेटेगा भी। ठीक है ना, उसके बाद द एयर इन फ्रंट ऑफ इट, उसके आगे जो एयर रहेगा उसको, एंड क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर, और एक बहुत हाई प्रेशर का रीजन क्रिएट करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं कंप्रेसर। अब समझाते हैं ये होता क्या। देखिए आपने यहाँ पे तो देख लिया कि सिंपली एक साउंड बज रहा था, एयर का ट्रांसफर किस प्रकार, सॉरी साउंड का ट्रांसफर किस प्रकार से हो रहा था, ये आपने देख लिया यहाँ पे।
लेकिन अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इसके एडवांस, है कि है वही चीज, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है और कुछ नहीं। जैसे अब चूंकि ये साउंड हमारा साउंड बॉक्स है, चलिए समझिए, साउंड बॉक्स है तो इसमें वाइब्रेट क्या करेगा, इसका मेम्ब्रेन, इसके अंदर में जो मेम्ब्रेन होगा, आपने देखा होगा वो मेम्ब्रेन ना लगभग चुंबक से लगा हुआ रहता है, आपने देखा होगा, हाँ ब्लैक कलर का रहता है, वही चीज है हमारा इसमें। तो साउंड तो वहीं से प्रोड्यूस होता है बेसिकली। चलिए अब बात करते हैं, क्योंकि साउंड इस प्रकार यहाँ पे है, तो उस साउंड बॉक्स के अंदर में जो मेम्ब्रेन है यानी कि जो झिल्ली है, उसमें वाइब्रेशन कैसा होगा, ऐसे ऐसे, क्योंकि साउंड बॉक्स हमारा ऐसे रखा हुआ है, यदि ऐसे लगा रहता तो ऊपर नीचे होता वाइब्रेशन, लेकिन यहाँ पे वाइब्रेशन कैसे हो रहा है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो रहा है। समझ में आ रही है बात? अब पढ़ते हैं इसको, देखते हैं समझ में आता है कि नहीं। देखिए लिखा हुआ है, व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड का मतलब यहाँ पे क्या, कि साउंड बॉक्स का आगे बढ़ जाना नहीं, यहाँ पे जो इसके अंदर में सपोज मान लीजिए यदि ये हमारा चुंबक है, ये पीछे यदि हमारा ये चुंबक है और यदि ये हमारा एक झिल्ली है और इधर भी एक झिल्ली है, तो यही वाइब्रेट करता है ना, बताइए, वाइब्रेट तो हमारा यही करता है, बात समझ में आ रही है, यही वाइब्रेट करता है ना। तो जब ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट यानी कि जब ये मेम्ब्रेन आगे की तरफ मूव करेगा, जैसे होता क्या है ना, ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, डीजे में भी आपने कभी कभी देखा होगा, वाइब्रेट कैसे करता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करता है कि नहीं। उसी प्रकार से जब ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आगे मूव करेगा, आगे, जैसे यहाँ पे ये साउंड बॉक्स है, वाइब्रेट करेगा कैसे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करेगा। जब ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट यानी कि मेम्ब्रेन आगे की तरफ जाएगा, उस समय पे इट पुशेस एंड कॉम्प्रेसेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट। जब ये आगे जाएगा तो आगे हमारा कौन सा मीडियम है, एयर, तो उस एयर को ये पुश करेगा, धक्का मारेगा, प्लस उसको कॉम्प्रेस भी करेगा, मतलब कि बहुत सारे एयर पार्टिकल्स जो कि फैले हुए एनवायरमेंट में, उसको धक्का भी मारेगा प्लस उसको कॉम्प्रेस कर देगा। कॉम्प्रेस करने का मतलब यहाँ पे ये है कि उसको अपने में सटाएगा, उसको हर एक पार्टिकल्स को अपने में पास लाएगा। जैसे कैसे, वो मीडियम तो वही करता था कि अपने मतलब अपना जो एनर्जी उसको सब, हाँ वही चीज इसमें भी है, सेम चीज है, कनेक्टेड है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या है ना, जैसे जब हमारा साउंड बॉक्स वाइब्रेट करता है, उस समय पे जब हमारा साउंड बॉक्स मतलब आपने देखा होगा डीजे में, जब वो वाइब्रेट करता है तो अचानक आगे पीछे अचानक करता है, धीरे करता है क्या, अचानक ऐसे ऐसे करता है, कैसे नहीं, बहुत तेजी से करता है। तो जब वो अचानक धक्का मारेगा तो बताओ कि जो भी एयर के पार्टिकल्स थे वो अपने आप में टकरा जाएंगे कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपने इस चीज को ना बस में देखा होगा, बस वाला बहुत जम भरा हुआ है ना, और अचानक वो ब्रेक मार देता है, होता है ना ये चीज, तो वही चीज इसमें भी है। जब अचानक हमारा ये मेम्ब्रेन आगे भागेगा तो आगे में जो भी एयर का पार्टिकल्स होगा वो तो आगे जाएगा ही, प्लस अपने आप में चपा जाएगा सब। तो वही कंडीशन हमारा ये वाला बन रहा है, ये वाला जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये हमारा सबका सब क्या है, एयर का पार्टिकल्स है, और जो कि बहुत पहले फैले हुए थे, लेकिन अचानक इतना जोर से वो धक्का मारा, वाइब्रेट इतना तेजी से वो अचानक कि वो सारा आगे तो गया प्लस कॉम्प्रेस हो गया, है ना। अब इसी के वजह से क्या हुआ, कहा गया, हाँ, एंड क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब ये है कि इसके पास अभी प्रेशर बहुत है, प्रेशर बहुत है मतलब कि ये अब फटना चाह रहा है। जैसे मान लीजिए जब बस वाला ब्रेक मारता है तो अचानक आप एक दूसरे के ऊपर गिरते हो तो उसमें प्रेशर ज्यादा होता है, तो वो फिर अचानक अभी आप खड़ा होते हो कि नहीं दोबारा, वही चीज इसमें भी तो हो रहा है। और इसी को हम लोग कहते हैं, दिस रीजन इज कॉल्ड कॉम्प्रेशन, और इसी को हम लोग कहते हैं, इस रीजन को जहां पे कि बहुत सारे आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रीजन ऑफ कॉम्प्रेशन। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल सी से, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा रीजन ऑफ कॉम्प्रेशन, इस बात को आप याद रखेंगे, कहाँ पे लिख दें, रीजन ऑफ कॉम्प्रेशन, ये हो गया हमारा रीजन ऑफ कॉम्प्रेशन। अब रीजन ऑफ कॉम्प्रेशन ये तो हो गया, लेकिन आगे अब ये सबका सब हमारा पूरी तरीके से दब चुका है ना, एकदम आपस में कॉम्प्रेस है, तो ये फ्री भी होना चाहेगा। तो अब ये एक एक करके क्या होगा, फ्री होगा, एक एक करके फ्री होगा, तो ये दूर अब धीरे धीरे हो जाएगा।
और इसको हम लोग कहते हैं, अब वही चीज लिखा हुआ है रेयरफैक्शन, व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड। अच्छा, अब इसको ना थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं। एक बार ये झिल्ली वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन हमारा अचानक से आगे गया तो अचानक से सारे पार्टिकल्स इकट्ठा हो गए, लेकिन एक बार पीछे भी तो आएगा। जब ये पीछे आएगा तो कुछ समय इसको मिल जाएगा संभलने के लिए। जैसे आगे अचानक गया तो सब चपा गया, जब ये अचानक पीछे आएगा तो पीछे वाले को चपाएगा, है ना। इसको कुछ समय संभलने के लिए मौका मिल जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड, जब वो बैकवर्ड जाएगा पीछे की ओर, कौन, ये वाला मेम्ब्रेन, इट क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। और जब ये अचानक गया तो हाई प्रेशर क्रिएट किया, बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठा हो गए, लेकिन जब ये पीछे गया तो अभी फिलहाल यहाँ पे क्या हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हुआ, यानी कि इसको संभलने का मौका मिल गया, है ना। आगे लो प्रेशर, दिस रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ रेयरफैक्शन, और इसी को हम लोग कहते हैं रीजन ऑफ रेयरफैक्शन। तो ये वाला जो हमारा रीजन है, छोटे मोटे पार्टिकल्स वाले जो कि बहुत कम दिख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं रीजन ऑफ रेयरफैक्शन, यानी कि कैपिटल आर से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत वही चीज है। कोई डाउट अब इसमें, बात समझ में आया। तो ये यहाँ पे जो आपने देखा कि अचानक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का बहुत तेजी से आगे बढ़ना और अचानक पीछे आना, आगे जाना, आगे पीछे आना, आगे पीछे लगातार होने की वजह से इस प्रकार का केस आपको बार बार देखने को मिलेगा, बार देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कि जब तक ये साउंड बॉक्स चालू रहेगा तब तक ये आपको देखने को मिलेगा। और ये सब क्यों हो रहा है मालूम है, एक ही वजह से, इस मेम्ब्रेन के वजह से, जो साउंड बॉक्स में चुंबक होता है उसमें जो लगा हुआ होता है उसी की वजह से, क्योंकि वो अचानक बहुत तेजी से आगे भागता है, अचानक पीछे आता है। आपने देखा होगा डीजे को बहुत तेजी से वाइब्रेट करता है, धक धक धक, है ना, वही चीज यहाँ पे। तो ये वाला रीजन हमारा क्या कहलाएगा, फिर से रीजन ऑफ कॉम्प्रेशन, और ये वाला रीजन ऑफ, बताइए जल्दी, रेयरफैक्शन, और फिर से ये वाला रीजन ऑफ कॉम्प्रेशन। तो ये लगातार चलता रहता है, उसी प्रकार से आपके यहाँ पे आवाज सुनाई पड़ता है, आपके कान में आवाज सुनाई पड़ता है। कोई डाउट अब इसमें? अब आपके मन में सवाल ये नहीं आना चाहिए कि सर ये वाला केस क्या केवल साउंड बॉक्स के ही साथ बनता है, हम जो बोलते हैं उसके साथ नहीं बनता है, आपके साथ ही बनता है। क्यों? क्योंकि आप कभी तेज बोलते हैं, कभी धीरे बोलते हैं, है ना। तेज बोलने का मतलब है कि हाई प्रेशर क्रिएट करना, और धीरे बोलने का मतलब लो प्रेशर क्रिएट करना। कोई डाउट अब इसमें? चलिए, तो यही चीज हमारा था कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। अब इन दोनों टर्म में कोई डाउट, समझ में आ गया बात? तो ये हमारा इसमें देखने को आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर। कंप्रेशन क्या है? रीजन ऑफ हाई प्रेशर है, यानी कि इसके पास प्रेशर बहुत ज्यादा है, ये अपने आप को रिलीज करना चाहेगा। एंड रेयरफैक्शन इज द रीजन ऑफ लो प्रेशर, इसके पास प्रेशर क्या है, कम है, ये तो अपने दूर है ना। तो ये चीज हमारा होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे ना एक टर्म बार बार इस्तेमाल हो रहा है, वो है प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या है, यहाँ पे देखते हैं। प्रेशर इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। प्रेशर इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम इन अ गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम का मतलब होता है कुछ दूरी। जैसे इसका यदि हम बात करें तो इसका वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक है, क्या कोई दूरी, कोई दिक्कत? फिर इसका वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक है, फिर इसका यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से, हालांकि हम मान रहे हैं कि मैथ्स में वॉल्यूम का मतलब कुछ और होता है ना, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स है, फिजिक्स में वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे फिलहाल अभी ये चीज है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रेशर वर्ड, और प्रेशर का मतलब यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रेशर इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जहाँ पे ज्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है प्रेशर ज्यादा होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जहाँ पे कम होंगे वहां पे प्रेशर कम होगा। उसी प्रकार से अब आप इसको देख के बता सकते हैं, यहाँ पे हमारा पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है तो ये वाला हमारा कौन सा कहलाएगा, हाई प्रेशर रीजन। ये कौन सा कहलाएगा, लो प्रेशर रीजन। ये हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। हो गया डाउट क्लियर? कोई समस्या अब इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, गिवन वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे क्या है? गिवन वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे यह है कि इस दूरी में कितना ज्यादा पार्टिकल्स है, जितना ज्यादा पार्टिकल्स उतना हाई प्रेशर, जितना कम पार्टिकल्स उतना लो प्रेशर, सीधा सा बात है ना। आगे बढ़ते हैं। एक और लास्ट पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझने लायक है। मोर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। देखो, मोर डेंसिटी बोलो या हाई प्रेशर बोलो, मतलब सेम है, मतलब सेम है।
डेंसिटी का मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर जगह पे कितना ज्यादा सांकड़ापन है। सांकड़ापन है मतलब कि कितना ज्यादा आपस में पार्टिकल सटे हुए हैं। जैसे मान लीजिए एक बस है ना, और वो बस पूरी तरीके से खाली है, तो वहां पे डेंसिटी बहुत कम है, मतलब कि वहां पे सांकड़ापन है ही नहीं। लेकिन एक वही बस है जहां पे कि आदमी एकदम पैसेंजर का ना ठूस ठूस के भरा हुआ है, तो वहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे सांकड़ापन बहुत ज्यादा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मेरा कहाँ गया वो, हाँ, जैसे ये वाला हमारा पत्थर देख लो, इतना, जैसे ये हमारा लगभग इतना आ रहा है, इतना हमारा ये पत्थर है, और इतना ही आप रुई लो, आपको फर्क मालूम चल जाएगा। ज्यादा सांकड़ापन किसमें है, इसमें है, इसलिए वो भारी भी है। लेकिन रुई क्या सांकड़ापन होता है, नहीं, रुई में लगभग होल होता है छोटा छोटा, उसमें से एयर पास हो सकता है, लेकिन इसमें से हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। यही है हमारा। तो यहाँ पे वही कह रहा है, मोर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब कि किसका बात कर रहा है, यहां से यहां तक मोर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, यहां से यहां तक का ये बात कर रहा है किसका मालूम है, हाई प्रेशर का। किसका बात कर रहा है ये, हाई प्रेशर का बात कर रहा है। हाई, ऑब्वियस ही बात है, जहां पे पार्टिकल्स का डेंसिटी यानी कि पार्टिकल्स का मात्रा ज्यादा होगा, ऑब्वियस ही बात है वो हाई प्रेशर ही कहलाएगा, है ना। उसके बाद इन द मीडियम गिव्स मोर प्रेशर, वही बात है, जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। उसी प्रकार से सिमिलरली, उसी प्रकार से लेस डेंसिटी मतलब कम सांकड़ापन, सांकड़ापन कम। यहाँ पे सांकड़ापन ज्यादा है, सब अपने आप में सटे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सांकड़ापन कम है, तो इसलिए ये है हाई प्रेशर, ये है लो प्रेशर। सिमिलरली लेस डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इन द मीडियम गिव्स लो प्रेशर, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक लेस डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, यहां से यहां तक का ये सिंपली बात कर रहा है किसका, लो प्रेशर का बात कर रहा है, लो प्रेशर का बात कर रहा है ना। तो ये चीज हमारा पूरी तरीके से इसमें था। कोई डाउट अब इसमें समझ में आया है। सबसे पहला बात तो ये वाला जो आपका था ना डायग्राम, ये समझना बहुत आसान था। बस यही चीज आपका इसके साथ भी होता है, दोनों डायग्राम लगभग सेम बात कहना चाह रहा है ना, लेकिन इसमें बस फर्क ये है कि इसमें हाई प्रेशर और लो प्रेशर आपको देखने को मिलता है। हाई प्रेशर कब क्रिएट होगा, सुने ध्यान से पहले, हाई प्रेशर कब क्रिएट होगा, जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाएगा, मतलब कि किसका बात कर रहा होगा, ये झिल्ली का यानी कि मेम्ब्रेन का। जब ये अचानक आगे बढ़ेगा तो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जब ये पीछे जाएगा इसको संभालने का मौका मिल जाएगा, मतलब कि ये अपने आप को दूर फैला लेगा, उसमें क्या क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और फिर ये जब अचानक आगे आएगा तो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, है ना। चलिए यही चीज हमारा था इसमें। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए प्रोपगेशन ऑफ साउंड में। आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। ऑनलाइन वाले बच्चे इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वाले क्लास में हम लोग है हमारा टॉपिक साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, इसके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।